सभी साथियों को नमस्कार नमस्ते। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी और हरियाणा जीके के बहुत ही गज़ब के प्रश्न। और ये हिंदी के जो है प्रश्न वो रहेंगे जो ये मेरे पास आप देख रहे हो। ये एक राजस्थान का पेपर है, कोई हिंदी का हुआ था, एसआई का है शायद ये। तो इसमें जो प्रश्न आए हैं बहुत ही गज़ब के प्रश्न आए हैं वो। और एक हरियाणा जीके के लिए जो पहले एसएससी द्वारा पूछे गए विभिन्न परीक्षाओं में वो प्रश्न हैं। तो अच्छे प्रश्न रहने वाले हैं। अपने साथियों को ये क्लास शेयर ज़रूर करना और आप अंत तक बने रहना। तो देखिए, समय को नष्ट न करते हुए हम पहले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने हिंदी से, इनमें से किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है? नमकीन, रंगीन, गमगीन, शौकीन। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, क्योंकि गमगीन में जो है इन प्रत्यय नहीं है, इसमें गीन प्रत्यय है। ठीक है ना? और गम धातु हो जाएगी, यानी कि मूल शब्द। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। किस शब्द में लय प्रत्यय नहीं है? तो मंजुल, अतल, मासल, श्यामल। तो मंजुल, मासल और श्यामल इन तीनों में लय प्रत्यय है, लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है ये वाला अतल, ये अपने आप में एक मूल शब्द है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, इसमें लय प्रत्यय नहीं है। किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ? स्नानागार, यादगार, मददगार, रोजगार। तो इसमें जो स्नानागार है इसमें गार प्रत्यय नहीं है। ठीक है ना? इसमें आगार प्रत्यय है, आगार। और आगार का मतलब होता है स्थान। ठीक है ना? तो स्नान आगार, स्नान का के लिए आगार यानी स्नान की जगह। ठीक है ना? तो इसमें गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी यादगार, मददगार और रोजगार इन सभी में गार प्रत्यय है। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं साथियों। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है? दुर्बल, आदर, त्योहार, बिंदु। तो तत्सम शब्द दुर्बल में दुर्बल तत्सम है, त्योहार तत्सम है, बिंदु तत्सम है। जो ऑप्शन नंबर जो 2 है आदर, इसमें ये तद्भव भी है और तत्सम भी, दोनों है ये। ठीक है ना? वैसे तद्भव की श्रेणी में ही आता है आदर। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसमें। किस विकल्प में सभी तत्सम हैं? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? विवाह, कहानी, नाच, धैर्य, परख, प्रगट, आग, पत्र, दही, दंड, सिर और शाक। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 4 है आपका, इसमें तीनों जो है वो तत्सम शब्द हैं। दंड का हो जाएगा डंडा, सिर का हो जाएगा सिर, ये वाला हो जाएगा इसमें रे वाला से, और साग का हो जाएगा आपका साग। ठीक है ना? ये हो जाएगा साग। तो इसमें तीनों तत्सम है। आगे देखिए, इनमें से कौन सा उपसर्ग नहीं है? बेकार, कौन से शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? बेकार में है बे उपसर्ग, बेलदार में है, बेलदार में नहीं है, बेखबर में है बे, बेगुनाह में बे उपसर्ग है। तो कौन सा हो जाएगा? इसमें बेलदार जो शब्द है, बेलदार, इसमें बेल उपसर्ग है और दार प्रत्यय है, इसमें उपसर्ग नहीं है कोई भी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 7वां प्रश्न देखिए क्या है। किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित हैं? यानी कि तत्सम भी होने चाहिए और तद्भव भी। तो देखो कौन सा है वो। आँख, काक और आम, आंवला, अमावस, कबूतर, आसरा, पकवान, दही, गांव, बाग, बिच्छू। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है उसमें क्या है? तत्सम भी हैं और तद्भव भी हैं।
ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से देशज शब्द है तो कौन सा है? देखो भाई, ओखली, टोटका, टेटुआ और किवाड़। जो किवाड़ है इसमें ऑप्शन नंबर 4, ये इसमें देशज शब्द है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। किस वाक्य में विदेशी मूल के शब्द नहीं हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर मुझे मालूम है, उसने मुझे आवाज़ दी, कार बस की टक्कर में अनेक लोग घायल हो गए और वह सदैव सच बोलता है। तो इसमें जो है विदेशी मूल के शब्द नहीं है। कौन से में? ऑप्शन नंबर 4 में। और सभी में जो है, जैसे घायल ये है विदेशी शब्द, आवाज़ भी विदेशी है, मालूम विदेशी है, ठीक है ना। तो ये लेकिन 4 ऑप्शन में कोई भी विदेशी शब्द नहीं है। आगे देखो, किस विकल्प में कोई भी शब्द विदेशी मूल का नहीं है? ये फिर विदेशी पूछ दिया इसने। तो दोस्त, खुशी, ये तो है। अकेला, साहस, ये नहीं है भाई। देहात भी विदेशी है। चेहरा, मौसम, ये भी जो है, मौसम तो है ही है विदेशी, लेकिन अकेला और साहस जो है ऑप्शन नंबर 2, ये जो है विदेशी का नहीं है। ये दोनों हिंदी के हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं? कौन से के तद्भव हैं? सहज, संयोग, संजोग और समंदर, ये तीनों तद्भव है भाई। गात, गाहक, गणपति, चांद, झरना, झुंड, छकड़ा, काजल, खेत। हाँ, जो ऑप्शन नंबर 1 है इसमें क्या है? इसमें सभी शब्द तद्भव रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। अपने साथियों को शेयर जरूर करनी है ये क्लास। इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो विशेषण प्रथम से बनी प्राथमिकता विशेषण से बनी है। सुंदर से सुंदरता विशेषण से बनी है। सम, समता, ये विशेषण से है। मम, ममता, मम नहीं है, मम ये सर्वनाम से बना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। पढ़ना से बनी पढ़ाई, दौड़ना से दौड़, उतरना से उतराई, उतर से उतराई, खट्टा से खटाई। तो क्रिया खट्टा में खटाई, खट्टा जो शब्द है वो विशेषण है, तो ये बनी है विशेषण से चौथा, ये क्रिया से नहीं बनी, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? गुणवाचक, तो देखो कौन सा है भाई। बालक पहले कक्षा में पढ़ता है, संख्यावाचक, गलत। यह पुस्तक मेरी है, सार्वनामिक विशेषण, गलत। हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, कपटी यहाँ पे गुणवाचक है, कपटी जो है वो गुणवाचक विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। समारोह में अनेक लोग उपस्थित थे, अनेक, तो यहाँ पे फिर संख्यावाची हो गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? तो देखो, वह अभी तक सो रहा है, अकर्मक है। बच्चा बहुत देर से रो रहा है, अकर्मक है। धावक मैदान में दौड़ रहे हैं, अकर्मक है। वह पतंग उड़ा रहा है, ये हो जाएगी अकर्मक क्रिया, सकर्मक। हाँ, ये जो सकर्मक क्रिया हो जाएगी, वह पतंग उड़ा रहा है, क्योंकि इसमें जो पतंग है वो कर्म है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। किस विकल्प में सभी शब्द संज्ञा क्रिया किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से बने हैं? तो किससे बने हैं भाई? भूल, हंसी, तो भूलना और हंसी। शिक्षा, अच्छाई, मिठास, चुनाव, पूजा, जवानी।
तो भूल और हंसी, भूलना ये क्रिया है और हंसी भी क्रिया है, हंसना भी क्रिया है। भूलना और हंसना ये दोनों क्रियाएं हैं, इससे बनी भूल और हंसी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्रिया विशेषण रहित वाक्य कौन सा है? मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। तो ये हो गई रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रहित पूछा है जो नहीं है। आगे देखो भाई कौन सा नहीं है। वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है, ये इसमें क्रिया विशेषण नहीं है। सुबह से वर्षा लगातार हो रही है, ये फिर ये कौन सी हो गई? ये भी हो गई रीतिवाचक, लगातार। आगे देखो, और वे अचानक चले गए, यहाँ भी रीतिवाचक है, ठीक है ना। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्रिया विशेषण नहीं है। किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है? अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला, वह बहुत देर से ज्यों का त्यों खड़ा है, मेरा गांव पास में ही है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसमें। मेरा गांव पास में ही है, मैं वहां कदापि नहीं जाऊंगा, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। विस्मयादिबोधक शब्दों के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखो, तो इनमें एक वचन के अनुसार विकार होता है, ये केवल शोक और घृणा का भाव प्रकट करते हैं, नहीं, सभी का, आश्चर्य का भी करते हैं, भय का भी करते हैं, खुशी का भी करते हैं, ये भी गलत है। ये वाक्य रचना के अनिवार्य घटक हैं, नहीं। ये प्राय वाक्य के प्रारंभ में आते हैं, हाँ ये ठीक है। क्योंकि लगभग जैसे अरे इतना बड़ा सांप, तो यहाँ अरे के बाद में विसर्जनबोधक चिन्ह आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? तो देखो, वह कल ही चला जाएगा, तो यहाँ ही निपात है। मैं भी उसके साथ जाऊंगा, यहाँ भी निपात आ गया। मुझे एक गिलास दूध चाहिए, इसमें कोई निपात नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। वह तो आज जाएगा, तो ये निपात है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही आंसर हो जाएगा। किस वाक्य में क्रिया कर्मक के रूप में प्रयुक्त हुई है? वह बिना बात ही हंस रही है। देखते हैं, वैसे हाँ इसमें हंस रही है, तो यह कर्मक है। बाकी देखते हैं आगे। बच्चों ने बहुत सुंदर चित्र बनाए, इसमें सहकर्मक है। माँ पुत्री को समझाती है, ये भी सहकर्मक है। मदारी भालू को नचाता है, सहकर्मक है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो, इसमें कोई भी कर्म नहीं है। यहाँ चित्र कर्म है, पुत्र यहाँ फिर कर्म है, और भालू को यहाँ फिर कर्म है, तो इसमें कोई कर्म नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित हैं? संज्ञा शब्दों से, तो देखो कौन कौन से हैं भाई। शिक्षित, कमाऊ, तो विशेषण शब्दों से पूछ रखा है, ये नहीं है। भीतरी, आपसी, ये भी नहीं है। पीड़ित और दयनीय, तो विशेषण है पीड़ा, ठीक है ना। और हाँ, संज्ञा शब्द है पीड़ा, और पीड़ा से बना पीड़ित, दया से बना दयनीय, ठीक है। तो ये दोनों जो है वो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, और इससे ये विशेषण बन चुके हैं। ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सरसी, आपगा, पैसविनी और तटिनी, तो कौन सा नहीं है? सरसी नहीं है। सरसी किसका पर्यायवाची होता है? सरसी होता है तालाब का, ठीक है ना। तालाब या तड़ाग, इसका होता है सरसी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। आगे देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द पेड़ के पर्यायवाची हैं?
वृक्ष अरण्य, वृक्ष तो होता है, अरण्य होता है जंगल का। रसाल पादप, रसाल होता है आम का, पादप पेड़ का होता है। पुहूप तरु, पुहूप होता है फूल का, तरु पेड़ का होता है। ये भी नहीं है, तो तीनों बार हो गए, चौथा तो होना ही है फिर। विटप और द्रुम, ये दोनों किसके हैं? ये दोनों पेड़ के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बीच बीच में लाइक तो कर दिया करो भाई, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। और सामान्य क्वेश्चन नहीं है ये, कहीं ना कहीं यहाँ से प्रश्न फंसने वाले हैं, देखना ज़रूर। सीईटी या जो है ना एचटेट में, दोनों के लिए कारगर है ये, सीईटी और एचटेट के लिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो कहाँ से लेके आएंगे, कहीं से तो उठाएंगे वो। किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इच्छा अभिप्सा पर्यायवाची दोनों मेल खा रहे हैं। आगे देखिए, कपोत और पिक, कपोत कबूतर का होता है, पिक कोयल का होता है, ये दोनों मेल नहीं खा रहे, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। रात और यामिनी पर्यायवाची हैं ये, रात्रि के। ऊँट और करब, ये भी ऊँट के दोनों पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? वह पटना गया था, नहीं है इसमें कोई निपात। मुझे आने तो दो, इसमें है तो इसमें निपात है। संभवतः वह आएगा, मैं कल आ सकता हूँ, कोई निपात नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 में निपात है और यही इसका आंसर हो जाएगा। 17 का प्रश्न देखिए दोस्तों, आगे देखो भाई। किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है? किस में नहीं है? देखो तो रिजु वक्र है इसमें, सघन विरल ये भी सही है दोनों। संग्रह परिग्रह नहीं, संग्रह का विग्रह आएगा, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा। सम्मुख और विमुख ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या है। निम्नलिखित में से विलोम युग्म है? सामिस आमिस, सामिस आमिस होता है क्या? देखते हैं। विज्ञ अभिज्ञ नहीं, ये भी गलत है। मूढ़ विमूढ़ ये भी गलत है। सुकर दुष्कर ये सही हो जाएगा इसका, कौन सा हो जाएगा? सुकर दुष्कर, ये सही है भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है? वृंत वृंद, वृंत का मतलब समूह होता है, और वृंद का मतलब क्या होता है? डंठल, गलत है, उल्टे दे रखे दोनों। वृंद इसमें वृंद तो क्या होता है? डंठल होता है, और वृंद होता है समूह, ये गलत है भाई। शोध और शोथ नहीं, शोथ और शोध, शोध सृजन होती है, और शोध होती है शुद्धि संस्कार, ये ठीक है। वसन कपड़ा होता है, व्यसन बुरी लत होती है, ठीक है। रीत सही, ये सच्चा होता है, और ऋतु मौसम या वर्ष का एक भाग, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो इसमें गलत है, क्योंकि वो आगे पीछे दे रखे हैं। वृंत का मतलब होता है डंठल, और वृंद का मतलब होता है समूह, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। किन समश्रुत शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है? तो किसका नहीं है भाई? हरण का मतलब चुराना होता है, हरिण मृग होता है, बिल्कुल सही है। स्रोत धारा होती है, और स्रोत स्रोत जो है वो कान होता है, बिल्कुल सही है। और चिर चिर होती है, चिर वस्त्र, और चीर दीर्घकाल, ये गलत है भाई, ये गलत है। इसने फिर आगे पीछे दे दिए। चिर का मतलब होता है दीर्घकाल, लंबे समय से, ठीक है ना। और चीर होता है वस्त्र, तो ये इसमें आगे पीछे हैं। द्रव तरल होता है, और द्रव्य होता है पदार्थ, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा इसमें। आगे देखो, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। परिच्छद और परिच्छेद शब्दों का सही
अर्थभेद है। आवरण, अनुभाग। परिच्छद का मतलब आवरण होता है और परिच्छेद का मतलब अनुभाग होता है। यही सही है इसका, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोम नहीं है? साम्य, वैषम्य, गलत है ये। सापेक्ष, निरपेक्ष, रित, अनरित, ये भी गलत है। श्लाघनीय, प्रशंसनीय। हाँ, ऊपर वाले तीनों सही हैं। साम्य का वैषम्य होता है, सापेक्ष निरपेक्ष होता है, रित अनरित होता है। लेकिन श्लाघनीय, प्रशंसनीय, ये दोनों इसने पर्यायवाची दे दिए। ये श्लाघ का मतलब होता है प्रशंसा करना, ठीक है ना। और श्लाघनीय प्रशंसा करने योग्य है, और प्रशंसनीय क्या होता है? प्रशंसा करने योग्य होता ही है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये इसके विलोम नहीं है, ये पर्यायवाची आ गए। अगला प्रश्न देखिए क्या है, ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो के लिए सार्थक शब्द होगा? तो आप सभी को ही पता है, ये संक्रामक रोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? तपस्वी, सन्यासी, जिज्ञासु, पिपासु। तो ये जिज्ञासु होता है, ज्ञान की इच्छा रखने वाला। ऑप्शन नंबर 3। कही हुई बात को फिर फिर कहना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है? पूर्वाग्रह, पृष्ठपेषण, तार्किक, वाचाल। तो क्या हो जाएगा? ये होता है पृष्ठपेषण, ठीक है ना। हिंदी में इसको पृष्ठपेषण बोलते हैं। बार बार उसी बात को दोहराना, उससे में जो है ना फिर उसमें दोष उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं पृष्ठपेषण। आवृत्ति से हुआ उत्पन्न दोष या बोर होना। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक के परसर्ग विभक्ति का प्रयोग हुआ है? राम के हित लक्ष्मण वन गए थे। इसी में है भाई, राम के हित, हित का मतलब लिए, कल्याण के लिए। जब वह घर से बाहर आया, इसमें अपराधकारक है। लड़का अब अपने पाँव से चलता है, यहाँ पे पाँव से कर्णकारक हो जाएगा। और उस जगह एक सभा होने जा रही है, ठीक है, उस जगह। तो यहाँ पे ये भी कारक अलग है, इसमें शायद संबंध कारक हो जाएगा। उस जगह, कौन सी जगह? उस जगह। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसमें जो है संप्रदान कारक का चिन्ह नहीं है। देखो, हेतु, ठीक है ना, के लिए, ये सभी किस में आ जाएंगे? उसी में आ जाएंगे ये। आगे देखो क्या है, अगला प्रश्न देखिए भाई। जिसका आचरण अच्छा हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा? सद्भावी, सज्जन, साधु, सदाचारी। तो ये हो जाएगा सदाचारी। सत प्लस आचरण, सत का मतलब अच्छा, आचरण व्यवहार, तो सदाचरण, ये हो जाएगा सदाचारी। तो और इसमें समास हो जाएगा सदाचार में कर्मधारय समास, अच्छा है जो आचरण। आगे देखो भाई, आज इसके 40 ही प्रश्न करेंगे, नहीं तो क्लास लंबी हो जाएगी, क्योंकि हरियाणा जीके भी करनी है थोड़ी सी। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं? तो हाथी, बालू, आलू। तो ये तीनों पुल्लिंग के हैं। भलाई, हलवाई, ईसाई। भलाई इसमें स्त्रीलिंग आ गई। हलवाई और ईसाई क्या है? ये दोनों क्या हैं? स्त्रीलिंग, नहीं पुल्लिंग। इमली, चांदी और लौकी, ये हैं इसमें तीनों क्या हैं? स्त्रीलिंग है। इमली, चांदी और लौकी। साथी, घी, शक्कर। शक्कर इसमें क्या है? स्त्रीलिंग है। साथी और घी पुल्लिंग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो किस में नहीं है? नदी, झील, सरोवर।
सरोवर पुल्लिंग है इसमें। नींबू, दही, केला। नींबू पुल्लिंग है, दही पुल्लिंग है, केला पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। दही खट्टी होती है, ऐसे नहीं बोलेंगे, दही खट्टा होता है, ऐसे आएगा। दही जो है इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है। दही जो शब्द है वो पुल्लिंग है, तो 2 ऑप्शन हो जाएगा इसका। और हिंदी का ये 40वां प्रश्न, 40 ही करेंगे आज, इसके बाद हरियाणा जीके करेंगे। कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? आकाश, बाल, आंसू और होश। देखो, बाल यानी कि केस, आंसू, होश, हस्ताक्षर, ठीक है ना, समाचार, दर्शन, ये सभी बहुवचन में आते हैं। और जो है इसमें बच गया क्या? आकाश, ये एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों हरियाणा जीके के प्रश्न। तो आइए हरियाणा जीके से 51 प्रश्न हम पिछली क्लास में कर चुके थे। आज 52वां प्रश्न से शुरू हम कर रहे हैं। तो देखिए कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया, हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? देखो भाई कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये बेनिफिट है, जहाँ जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उन सभी का समावेश हम करवाएंगे इन क्लास में। तो देखो, तो कौन सा है आप सभी जानते हैं, तो इसका है हो जाएगा काला तीतर। कौन सा हो जाएगा? काला तीतर। तो इसका आप देखो विस्तार। हरियाणा का राजकीय पक्षी काला तीतर यानी कि ब्लैक फ्रैंकलिन है। यह सुंदर स्टब टेल्ड गेम बर्ड खेती और झाड़ियों के पास आर्द्र भूमि को सीमा के पास पाया जाता है। ब्लैक फ्रैंकलिन फसलों, घास और झाड़ियों को पसंद करता है। भोजन में मुख्य रूप से अनाज, घास के बीज, गिरे हुए जामुन, अंकुर, कंप, दीमक और चींटियां और कीड़े खाता है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। हरियाणा की राजधानी क्या है? देखो कितना आसान प्रश्न, लेकिन ये पूछा गया था, तो ये चंडीगढ़ हो जाएगी, आप सभी को ही पता है। आगे देखिए इसका विस्तार, इसमें प्रश्न और छिपे मिलेंगे। चंडीगढ़ शहर को स्विस फ्रांसीसी आधुनिकतावादी वास्तुकार ले कार्बोजियस द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया। ले कार्बोजियस। इन इमारतों में उच्च न्यायालय, सचिवालय, विधानसभा के साथ साथ विशाल ओपन एंड स्मारक के साथ कैपिटल राजधानी कॉम्प्लेक्स शामिल हैं। चंडीगढ़ का क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर है। चंडीगढ़ का अर्थ है देवी चंडी का गढ़। क्या अर्थ है? देवी चंडी का गढ़। यह भारत का नियोजित शहर है। 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य के गठन के बाद चंडीगढ़ को संयुक्त हरियाणा और पंजाब की राजधानी बनाया गया। देखो इससे 4 प्रश्न आ गए। आगे देखो, हरियाणा खालिस्तान के बीच स्थित है। तो किसके बीच स्थित है? ये है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। 27 डिग्री 37 से 23 डिग्री 35 उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है ये। ठीक है ना, ये हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, हरियाणा का पूर्वी देशांतरीय विस्तार क्या है इसका? तो इसका देशांतरीय विस्तार रहेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, 74 डिग्री 27 डिग्री 8 से और 77 डिग्री 36.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। आगे देखो, अगला प्रश्न देखिए भाई, प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा राज्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये 6 भागों में बांटा गया है। पहले 4 थे, अब ये 6 हो गए हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार देखिए कौन कौन से हैं 6 भाग। अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद, ये हो जाएंगे 6 भाग। संभाग बोल दो। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? यहाँ से भी प्रश्न जरूर पूछते हैं भाई। तो हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में जो है राजस्थान स्थित है, राजस्थान। आगे देखो, हरियाणा का मूल नाम
क्या है? हरियाणा का मूल नाम तो ये है हरियाली। क्या है? हरियाली। देखो इसका विस्तार क्या है। हरियाणा का मूल तात्पर्य हरियाली से है। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में हरियाणा की वैदिक भूमि ने एक पालना की भूमिका निभाई है। वामन पुराण में कहा गया है कि राजा कुरु ने कुरुक्षेत्र स्थल में भगवान शिव के नंदी द्वारा खींचे गए सुनहरे भूरे रंग के हल द्वारा 7 कोस के क्षेत्र को पुनः कृषि योग्य बनाया। वेदव्यास ने महाभारत काव्य की रचना भी इसी भूमि पर की थी। तो ये जो है ध्यान से देखना है। हरियाणा पूर्व में खालिस्तान से घिरा हुआ है। तो यानी कि हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य लगता है? तो हरियाणा के पूर्व में कौन सा लगता है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो हरियाणा के पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण और पश्चिम में राजस्थान, उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश स्थित हैं। हरियाणा में कितने वायु स्टेशन हैं? तो कितने हैं? हरियाणा में 2 वायु स्टेशन हैं। पश्चिमी वायु कमान क्षेत्र के अंतर्गत 2 स्टेशन कौन कौन से हैं? अंबाला और सिरसा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अंबाला और सिरसा हैं 2। अगला प्रश्न देखो, भाषा के आधार पर पंजाब में से खालिस्तान राज्यों का निर्माण किया गया। तो किसका निर्माण किया गया था ये? देखो तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का। किसका? हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का। आगे देखो, अगला प्रश्न देखिए। आगे देखिए भाई, कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है? देखो ये यहाँ से कितनी बार प्रश्न पूछा गया है। एसएससी क्लर्क एग्जाम 2015 में पूछा गया था ये प्रश्न। तो ये उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, अभी जो पिछले उसमें पढ़ी थी हमने पिछले प्रश्न में, या फिर देख लो एक बार। हरियाणा राज्य के पूर्व में उत्तर प्रदेश स्थित है। यमुना नदी इसकी पूर्वी सीमा को रेखांकित करती है। राज्य की उत्तरी सीमाएं पंजाब व हिमाचल प्रदेश से, दक्षिणी व पश्चिमी सीमा राजस्थान से तथा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 3 तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। हरियाणा अपनी सीमा इसके साथ साझा करता है राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या फिर यह सभी। तो ये तीनों के साथ ही साझा करता है। ठीक है ना। कैलेंडर वर्ष के किस माह में हरियाणा दिवस मनाया जाता है? तो ये नवंबर में, 1 नवंबर को जो है हरियाणा दिवस मनाया जाता है। हरियाणा की सीमा के साथ किसके साथ साझा करता है? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु। तो हिमाचल प्रदेश के साथ इनमें से तीनों में से साझा करता है। आगे देखो, 1947 में जब भारत स्वतंत्र घोषित हुआ तो हरियाणा निम्नलिखित में से किसका हिस्सा था? तो ये था पंजाब का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखो भाई, आगे देखो। हाँ ये आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो हरियाणा 74.28 से 77 डिग्री 3 अक्षांश पर स्थित है। नहीं है ये तो। शिवालिक थारवाल अरावली पर्वत श्रेणी राज्य के दक्षिणी हिस्से में आती हैं। ये भी गलत है, क्योंकि शिवालिक तो जो है उत्तरी हिस्से में आती है यहाँ पे। तो ये गलत हो जाएगा। अरावली आती है दक्षिण में। तो ऑप्शन नंबर केवल 1, केवल 2, 1 और 2 नहीं, इनमें से कोई भी नहीं, ये हो जाएगा इसका। तो देखो ये इसने क्या बताया है। हरियाणा उत्तर पश्चिम भारत में 27 डिग्री 31 से 30 डिग्री 35 अक्षांश और 74 डिग्री 28 से 77 36 देशांतर के मध्य स्थित है। यह कथन असत्य है। शिवालिक पर्वत श्रेणियां हरियाणा के उत्तर में पाई जाती हैं और अरावली हरियाणा के दक्षिण में। यह दिल्ली, राजस्थान, गुजरात तक विस्तृत है। तो यह भी असत्य है। आगे देखो,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? तो कौन सी बनाती है? तो ये उत्तर और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में ये जो यमुना नदी है आपकी, वो सीमा बनाती है। देखो 2-3 बार पूछा गया, ये 3 बार प्रश्न पूछा गया है। देखो आगे देखो, हरियाणा खालिस्तान को वृक्ष दिवस मनाता है, तो किस दिन मनाता है भाई? तो ये बनाता है 15 जुलाई को। किसको? 15 जुलाई को। देखिए अब डिटेल में क्या बताया इसने। हरियाणा राज्य प्रतिवर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत के एम मुंशी द्वारा की गई। देवेंद्र सूरा को ट्री ऑफ मैन हरियाणा के नाम से जाता है। देवेंद्र सूरा को ट्री ऑफ मैन हरियाणा, ये प्रश्न पूछा गया था एक बार। कौन से पूछा गया था मुझे ध्यान नहीं, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये भी याद करें। हरियाणा के उत्तर में इनमें से कौन सा राज्य स्थित है? तो उत्तर में आपको पता ही है, कितनी बार पूछे गए ये प्रश्न। हिमाचल प्रदेश जो है वो इसमें स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हरियाणा जीके के प्रश्न थे, और उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो प्रश्न क्लास वाले, तो अपने साथियों को शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। मिलते हैं जल्द ही अगली क्लास में बहुत ही अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।